नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम परिवार का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने आपको परिवार के प्रकार के बारे में बताया था और इसमें आपको कई जगह आया था मातृसत्तात्मक परिवार, मातृवंशी परिवार। तो आज हम मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इसके मातृवंशी परिवार के उदाहरण भी पढ़ेंगे। मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी परिवारों की मैकाइवर एवं पेज ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, मातृसत्तात्मक परिवारों में बच्चों का वंश परिचय एवं वंश नाम माता के परिवार के आधार पर तय होता है। अतः संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं। अन्य शब्दों में पितृवंश के स्थान पर मातृवंश महत्वपूर्ण होता है। सेकंड है, विवाह के बाद पति ही पत्नी के घर जाकर निवास करता है और उसके परिवार का सदस्य बन जाता है। स्त्री अपने पति के घर नहीं जाती। तीसरी विशेषता है, ऐसे परिवारों में पुत्र को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलती है। संपत्ति के अधिकार मातृ पक्ष से ही तय होते हैं, परंतु संपत्ति में पुत्र व पुत्री सभी का समान अधिकार होता है। चौथी विशेषता है, संपत्ति एवं पद का उत्तराधिकार मामा से भांजों को प्राप्त होता है। ट्रावनकोर, कोचीन में राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र न होकर उसका भांजा ही होता है। और पांचवी विशेषता है, मातृसत्ता का यह अर्थ नहीं कि स्त्री को ही आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और पुरुषों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि पुरुषोचित कार्य पुरुषों को ही सौंपे जाते हैं। यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। पहला है नायर परिवार, इसे तारवाड़ भी कहते हैं। नायर परिवार, मलाबार के नायरों में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। इसकी प्रवृत्ति जब संयुक्त होती है तो इसे मलयालम भाषा में थारवाड़ या तारवाड़ कहते हैं और एकाकी परिवार को तावजी कहते हैं। एक नायर तारवाड़ में एक स्त्री, उसके लड़के व लड़कियों के लड़के लड़कियां निवास करते हैं। इस प्रकार नायर संयुक्त परिवार में एक स्त्री वंश की कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं। लड़कों की संतानें उनकी पत्नियों के तारवाड़ की सदस्य होती हैं और अपनी माँ के साथ रहती हैं। तारवाड़ में सभी रक्त संबंधी ही सदस्य होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी इसमें नहीं रहता। अतः इसे हम रक्त संबंधी मातृसत्तात्मक परिवार कह सकते हैं। भाई ही अपनी बहन के परिवार की देखभाल करता है। तारवाड़ की संपत्ति उसके सभी सदस्यों की अविभाज्य संपत्ति होती है। परिवार का वयोवृद्ध पुरुष, जो कि काणवान कहलाता है, संपत्ति का प्रबंधक होता है। उसकी मृत्यु पर उसका छोटा भाई यह स्थान ले लेता है। मामा से भांजे को उत्तराधिकार मिलता है। इस प्रकार नायर जनजाति में उत्तराधिकार का क्रम टेढ़ा मेढ़ा है। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति में से भरण पोषण के अधिकारी उसी समय तक होते हैं जब तक वे संयुक्त रूप से रहते हैं, लेकिन दो परिस्थितियों में अलग रहने पर भी उन्हें भरण पोषण का अधिकार मिल जाता है। पहला, काणवान यानी कि जो वयोवृद्ध व्यक्ति है परिवार का, काणवान की अनुमति मिल गई हो, और दूसरा, यह सिद्ध हो गया कि काणवान का व्यवहार अनुचित है। काणवान एक प्रबंधक ही है, अतः उसे संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। यदि वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे इस पद से हटाया भी जा सकता है, परंतु वास्तव में काणवान शक्तिशाली व निरंकुश होता है। वर्तमान में नायर लोगों में तारवाड़ का विघटन हो रहा है और छोटे छोटे परिवार, जिन्हें हम तावजी कहते हैं, विकसित हो रहे हैं। अब है अगला उदाहरण गारो परिवार। गारो जनजाति असम में निवास करती है।
गारो लोग मातृसत्तात्मक हैं। ये अपनी उत्पत्ति किसी स्त्री पूर्वज से मानते हैं। वंश क्रम मातृपक्ष से ही निर्धारित होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रों को नहीं वरन पुत्रियों को ही मिलता है। पिता किसी भी कन्या को उत्तराधिकारी बना सकता है, परंतु अधिकांशतः सबसे छोटी पुत्री को ही उत्तराधिकारी चुना जाता है। यदि किसी के कन्या न हो तो वह अपनी बहन की पुत्री गोद ले सकता है, जिसे उत्तराधिकारी चुना जाता है। उस कन्या का विवाह पिता की बहन के लड़के से होता है। उसके अभाव में पिता के ही मातृकुल के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है। उत्तराधिकारी को नाकुना एवं उसके पति को नोक्रोम कहा जाता है। अन्य पुत्रियों के पति को चौबारी कहा जाता है। पति पत्नी की इच्छानुसार गृह व्यवस्था चलाने में सहयोग देता है। सबसे छोटी पुत्री या उत्तराधिकारी ही परिवार की धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं संपन्न करती हैं। ससुर की मृत्यु होने पर नोक्रोम अपनी विधवा सास से विवाह कर लेता है। यह विवाह एक औपचारिकता ही है, क्योंकि दोनों की आयु में पर्याप्त अंतर होता है। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना ही है। यदि नोक्रोम यह विवाह नहीं करता है और सास किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर ले तो नोक्रोम दंपति के उत्तराधिकार छिन जाते हैं। परंतु जब सास व दामाद की आयु में अधिक अंतर न होता है तो ऐसी स्थिति में उनमें वास्तविक यौन संबंध भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में माता व पुत्री में ईर्ष्या व वैमनस्य उत्पन्न होने के अवसर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पुत्री विवाह विच्छेद कर लेती है तथा पति को माँ के लिए छोड़ देती है। नोक्रोम साधारणतः एक ही विवाह करता है। यदि कभी एक से अधिक पत्नियां रखना आवश्यक होता है तो अन्य पत्नियों की स्थिति नोक्रोम से निम्न होती है। चौबारी लोगों को गांव में कुछ भूमि दे दी जाती है जहां वे अपना मकान बनाकर अलग रहते हैं। नोक्रोम की मृत्यु पर पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है, परंतु उसे इस संबंध में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे उसे पति के ही किसी अविवाहित भाई से विवाह करना पड़ता है। यदि सभी भाई विवाहित हैं तो उसे पति के ही भद्दारी यानी कि विस्तृत परिवार एवं गोत्र के किसी अन्य सदस्य से विवाह करना होता है। अपवाद स्वरूप वे पति के विवाहित भाइयों से भी विवाह कर सकती है। अब हम अध्ययन करेंगे खासी जनजाति के बारे में। खासियों में मातृवंशीय या मातृसत्तात्मक परिवार की। खासी जनजाति आसाम में निवास करती है। ये मातृस्थानीय और मातृवंशीय है। पारिवारिक धर्म सामान्य समाधि, जहाँ परिवार के सदस्यों की अस्थियां मृत्यु के बाद रखी जाती हैं, में भाग लेना ऐसे कार्य हैं जो सदस्यों को एक सूत्र में बांधते हैं। अन्य मातृसत्तात्मक परिवारों की तरह स्त्रियों की संतानें ही परिवार की सदस्य होती हैं और संपत्ति भी स्त्रियों में ही हस्तांतरित होती है। पुरुष द्वारा कमाया गया धन उसके इंग अर्थात परिवार की संपत्ति होती है, जो उसकी माँ, बहन या अन्य स्त्री वंशजों को मिलती है। परिवार के पुरुषों या पुत्रों की संतानें उनकी पत्नियों के परिवार की सदस्य होती हैं। परिवार की सबसे छोटी पुत्री, जिसे काका दोदू कहते हैं, ही परिवार के धर्म की रक्षक होती है। वही माँ का दाह संस्कार करती है और उसकी अस्थियों को समाधि में रखती है। उसे ही परिवार के घर व संपत्ति का मुख्य भाग मिलता है। घर ही पारिवारिक उपासना का स्थान होता है। अतः काका दूदू उनकी संरक्षक होती है, परंतु सभी बहनों की सहमति के बिना वह घर को बेच नहीं सकती है। जब तक वह परिवार की उपासना का कार्य करती है तब तक परिवार की संपत्ति एवं घर उसके अधिकार में रहते हैं। धर्म परिवर्तन या निषिद्ध कार्य करने पर वह पारिवारिक धर्म की देखरेख या कार्य दूसरी बड़ी बहन को सौंप देती है। इसी प्रकार सबसे छोटी पुत्री परिवार की पुरोहित भी होती है। जब उसके कोई संतान नहीं होती तो वह संपत्ति दूसरी बहन को सौंप देती है। इस बहन की पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होती है। इस प्रकार परिवार की संपत्ति अविभाज्य बनी रहती है। परिवार की अन्य स्त्रियां विवाह के बाद गांव में अपने अपने घर बना लेती हैं तथा स्वयं द्वारा व पति द्वारा अर्जित धन से घर गृहस्थी चलाती हैं। खासी लोगों में कुर विशाल परिवार व गोत्र का सूचक है। विशाल परिवार में छोटा परिवार समूह इंग नाम से जाना जाता है। इंग की संपत्ति अविभाज्य है, परंतु कुर भूमि किराए पर दी जाती है।
उसकी आय विवाहित पुत्रियों में बांट दी जाती है। घर में सबसे बड़ा पुरुष ही इस संपत्ति की देखभाल करता है। तो बच्चों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आपके प्रश्न आ जाता है कि नायर परिवार पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी आ जाएगा खासी मातृवंशी परिवार या मातृ स्थानीय खासी परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, या कभी आ जाएगा गारो परिवार पर लिखिए। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि मातृवंश परिवारों की विशेषताएं बताइए। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसका आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। बाकी हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।